हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं हूं तेजिंदर विधोड़ी और पिछली वीडियो में मैंने आपको व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था। उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। पहली वीडियो में जो है मैंने व्यंजनों के वर्गीकरण के तहत जो है अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण देखा हमने पिछली वीडियो में। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखा और प्राणवायु अर्थात मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। तो 3 तरह का हम देख चुके हैं। आज जो है हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है, यानी उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन जो है कै वर्ग के, टै वर्ग के, तै वर्ग के और पै वर्ग के। मैंने आपको वर्गीय व्यंजन बताए थे, पिछली वीडियो में भी मैंने बताए थे। यानी वर्गीय व्यंजन जो है 25 होते हैं। 5 का वर्ग होता है 25, इसीलिए उन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो वर्गीय व्यंजनों में मैंने आपको याद करने का सीक्वेंस बताया था, कचट तप, ठीक है। तो उसमें जो है उसके तहत यहाँ च वर्ग नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, कै वर्ग के, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कै वर्ग के 4 है, 5 नहीं है। लास्ट का जो पंचमा अक्षर है वो किसी भी वर्ग का नहीं है। कै वर्ग के 4, कै, ख, गे, घे, ये 4 है। अंगे नहीं है इसके अंतर्गत। टै वर्ग के 4 हैं, तै वर्ग के 4 हैं और पै वर्ग के। इन वर्गों के कै, टै, तै, पै वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आते हैं। टोटल 16 हो गए, ठीक है। इन्हें कहते हैं स्पर्शी वर्ग के, यानी स्पर्शी व्यंजन है ये। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हो गए? कचट तप में च वर्ग को छोड़ दो, कै वर्ग हो गया, कै वर्ग के 4, टै वर्ग के 4, तै वर्ग के 4 और पै वर्ग के 4। कौन कौन से? कै वर्ग के कौन से हैं? कै, ख, गे, घे। टै वर्ग के कौन से हैं? टै, ठै, डै, ढै। तै वर्ग के कौन से हैं? तै, थै, दै, धै, ठीक है। और पै वर्ग के कौन कौन से हैं? पै, फै, बै, भै, ठीक है। ये 4 हो गए। पंचमा अक्षर जो लास्ट के हैं वो नहीं आते स्पर्शी में। ये प्रथम 4 जो हैं ये ही स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 16 है। नंबर 2 है संघर्षी। संघर्षी व्यंजन जो होते हैं इनकी डेफिनेशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उन वीडियो को देख ले। संघर्षी किन्हें कहते हैं, स्पर्शी किन्हें कहते हैं, नासिक्य कौन से होते हैं, इन्हें मैं बता चुका हूं। तो संघर्षी जो होते हैं उसमें श, तीनों श हैं हमारे, ठीक है। और एक है, ठीक है। क्या है? श और है। ये टोटल 4 हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। बाकी इन 4 के अलावा जो अरबी फारसी से जो ये 5 वर्ण लिए गए हैं जो हिंदी में यूज हो रहे हैं, अब काफ़ी यूज हो रहे हैं। कौन कौन से? कै, ख, गे, ज़ और फै, ठीक है। इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण बोलने का जो तरीका होता है वो हमारे हिंदी के वर्णों से थोड़ा भिन्न होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। तो ये 5 भी जो हैं ये अरबी फारसी के वर्ण हैं। इन्हें भी हम
संघर्षी वर्ण कहते हैं, ये भी संघर्षी व्यंजनों में गिने जाते हैं। लेकिन हिंदी के अगर पूछे जाएं परीक्षा में कि हिंदी के संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं या संघर्षी व्यंजन कौन से हैं और कितने होते हैं, तो 4 हैं। चारों कौन से? 3 हमारे स हैं और 1 है। ठीक है, इन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। संघर्षी हो गया। अब देखते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? च वर्ग के प्रारंभ के चारों वर्ण या व्यंजन कह सकते हैं। च वर्ग के प्रारंभ के चारों, च, छ, ज और झ, ये चारों जो हैं इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। 3 हो गए। चौथा क्या है? नासिक्य। नासिक्य व्यंजन कैसे होते हैं? नासिक्य व्यंजनों की संख्या 5 है और सभी 5 वर्गों के पंचमाक्षर, जो मैंने अभी वर्ग बताए थे, वर्ग के तहत जो है व्यंजनों की संख्या 25 है। तो लास्ट के जो हैं, जो 5 वर्ग हैं कचट तप वाले, उनके जो सबसे लास्ट के जो 5 पंचमाक्षर है, ठीक है, लास्ट की लाइन, वो 5 जो हैं वो होते हैं नासिक्य, यानी नाक द्वारा बोले जाते हैं। जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो उसमें नाक का यूज होता है। कैसे? देखते हैं। कचट तप के आधार पर, जैसे कि कै का पंचमाक्षर कौन सा है? ंगे, ंगे, तो नाक का यूज हुआ। कै के बाद क्या आता है? च वर्ग। च वर्ग का क्या है पंचमाक्षर? इए। च वर्ग का है इए। ठीक है, कै, च, टे। टे वर्ग का क्या है? अणे, अणे। ठीक है, टे वर्ग का है ने, ने, और पे वर्ग का है मैं। इन 5 जो हमारे वर्गीय व्यंजन हैं उनका ये वर्गीय व्यंजनों के पंचमाक्षर हैं और इन्हें जो है हम क्या कहते हैं? सभी 5 को नासिक्य व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। अब देखते हैं संघर्षहीन, जिन्हें बोलने में जीभ द्वारा संघर्ष ही नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से बोले जाते हैं। इनका कितने होते हैं? ये 2 हैं, य और व। इन्हें बड़ी ही आसानी से बोला जाता है, उच्चारित किया जा सकता है, य व। इनमें जीभ द्वारा कोई संघर्ष नहीं होता, तो संघर्षहीन हो गए। छठा है हमारा परकंपित। परकंपित व्यंजन जो है ये कैसे होते हैं? इनकी संख्या सिर्फ 1 है। परकंपित, परकंपित ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, जिस वर्ण को बोलते समय जीभ मुंह में संघर्ष करती है। हमारी जो जीभ है मुंह के अंदर जब इस परकंपित वर्ण को अर्थात व्यंजन को जब हम इसे उच्चारित करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो मुंह में ज़्यादा संघर्ष करेगी, संघर्ष करती है। ठीक है, सिर्फ 1 ही है ये, मैंने बताया इसकी संख्या 1 है। रे, जब बोलेंगे हम रे तो जीभ कंपित होती है, यानी जीभ में कंपन होता है, तो इसे हम कहते हैं परकंपित व्यंजन। परकंपित व्यंजन की संख्या 1 है। कौन सा है परकंपित व्यंजन? रे। 7वां है हमारा पार्श्विक। पार्श्विक जो शब्द है ये पार्श्व शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है किनारा, बगल या किनारा। तो पार्श्विक जो व्यंजन है वो कैसे होते हैं? पार्श्विक वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग मसूड़ों पर जाकर मसूड़ों को स्पर्श कर लेता है। पार्श्विक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिसमें जीभ का आगे का जो भाग होता है वो मसूड़ों तक जाकर, ठीक है, दांत के पीछे का जो एरिया है ऊपर का, मसूड़ों तक जाकर और मसूड़ों को स्पर्श कर लेता है। जीभ का अगला भाग स्पर्श कर रहा है मसूड़ों को, ठीक है, कर लेता है और हवा किनारों से बाहर आती है, पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं।
तो पार्श्विक वर्ण की ये डेफिनेशन थी, परिभाषा थी। क्या है एक बार फिर देखते हैं। पार्श्विक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें जीभ का आगे का भाग मसूड़ों तक जाकर मसूड़ों को स्पर्श कर लेता है और हवा जो है, जो प्राणवायु है, वो साइडों से बाहर आती है। और ऐसे जो पार्श्विक वर्ण हैं उनकी संख्या सिर्फ एक है और वो है लय। जब हम लय बोलेंगे तो आगे का भाग मसूड़ों से टच हो जाएगा, लय, और हवा जो है साइडों से बाहर आएगी। तो इसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण। ताड़न जात 8वां है, मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में भी। ताड़न जात की संख्या 2 होती है, ड और ढ। ठीक है, ये ड और ढ नहीं है, जो ड है वो ये है, इसे कहते हैं ड, और इसे कहते हैं ढ। इसे क्या बोलते हैं? ड, और ये है ड़। इसे क्या कहते हैं? ढ, और ये है ढ। इनके बारे में, ताड़न जात के बारे में मैं पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। इनके उच्चारण के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। तो ये उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो हैं, व्यंजनों के 8 प्रकार हैं। स्पर्शी होते हैं। क, ट, त, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, टोटल 16 हैं स्पर्शी। इनमें जीभ जो है मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। संघर्षी होते हैं, तीनों स है और एक है, टोटल 4 हैं, और ये 5 अरबी और फारसी के वर्ण हैं। इन्हें भी संघर्षी व्यंजनों में गिना जाता है। लेकिन अगर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में संघर्षी जो हमारे व्यंजन हैं उनकी संख्या 4 है, तीनों स और है। इसमें क्या है, जब हम बोलेंगे तो जीभ जो है, मतलब प्राणवायु जो है मुख से थोड़ी संघर्ष करते हुए बाहर जाती है, जैसे ना स, तो थोड़ा संघर्ष, घर्षण करती हुई बाहर आती है, इसीलिए इन्हें संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी है, जीभ स्पर्श भी करेगी मुख में और प्राणवायु संघर्ष भी करेगी। ऐसे कौन से हैं? च वर्ग के प्रथम 4, च, छ, ज, झ। ठीक है, ये प्रथम 4 जो हैं ये स्पर्शी है। नासिक्य, जिसे बोलते समय, जिसे उच्चारित करते समय नाक का भी प्रयोग किया जाता है, यानी जब बोलते समय ध्वनि जो है नाक से निकलती है। ये जो है इनकी संख्या 5 है। सभी पांचों जो हमारे वर्गीय व्यंजन हैं उनके जो पंचमा अक्षर है, सबके लास्ट के अक्षर जो हैं मैंने आपको बता दिए। ठीक है, वे जो हैं कौन कौन से हैं? अंग, इय, अणे, न और मैं। इन पांचों को पंचमाक्षर भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर है, और इन पांचों को जो है नासिक्य कहते हैं। इनमें नाक द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी नाक द्वारा ध्वनि निकलती है, इसीलिए इन्हें नासिक्य कहा जाता है। संघर्षहीन कौन से होते हैं? जिन्हें उच्चारित करते समय, जिनका उच्चारण करते समय जीभ या मुख द्वारा या प्राणवायु द्वारा कोई संघर्ष नहीं होता, बिल्कुल आसानी से बोले जाते हैं। यह और वह, इनकी संख्या 2 है। परकंपित कौन से हैं? ये ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें जीभ जो है मुंह में, इन्हें उच्चारित करते समय संघर्ष करती है, इसकी संख्या सिर्फ 1 है। कौन सा है वो? रे। रे जो है परकंपित है, यानी जीभ ज़्यादा कंपन करती है रे बोलते वक्त। पार्श्विक कौन से हैं? पार्श्विक जो है जिनमें जीभ का अग्रभाग मसूड़ों में जाके टच होता है और प्राणवायु जो है साइडों से बाहर आती है। पार्श्विक व्यंजन जो है इसकी संख्या सिर्फ 1 है, इसकी भी। ठीक है, प्रकंपित की भी 1 है, पार्श्विक की भी 1 है। पार्श्विक क्या है? लय। जब लय बोलेंगे दोनों साइडों से प्राणवायु बाहर आएगी और जीभ का आगे का जो भाग है मसूड़ों से टच हो जाएगा, ये है पार्श्विक। और ताड़न जात है, इसकी संख्या 2 है, ड़ और ढ़। ठीक है, तो ये थे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण का शाब्दिक अर्थ, उच्चारण का शाब्दिक अर्थ, उच्चारण का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, और उच्चारण स्थान का शाब्दिक अर्थ बोलने का स्थान। ठीक है,
अब उच्चारण स्थान के प्रकार देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन? इसके 5 प्रकार हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, 5 प्रकार हैं व्यंजन के। कौन कौन से हैं? कंठ द्वारा उच्चारित होते हैं एक तो व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते वक्त कंठ का प्रयोग किया जाए उन्हें कंठ द्वारा बोला जाता है। तालु द्वारा व्यंजन होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है? तालु द्वारा, जिन व्यंजनों को बोलते वक्त तालु जो है तालु का प्रयोग किया जाता है। मूर्धा तीसरा है। मूर्धा कहते हैं मसूड़ों को, जिन व्यंजनों को बोलते वक्त जो है मसूड़ों का प्रयोग मतलब जीभ जो है मसूड़ों को टच करती है वो मूर्धा होते हैं। दंत होते हैं चौथा, जिन व्यंजनों को बोलते वक्त जीभ दांतों से टच होती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। और एक होते हैं ओष्ठ, जिन व्यंजनों को बोलते वक्त हमारे होठों की आकृति चेंज होती है उन्हें ओष्ठ कहते हैं। तो ये 5 प्रकार हैं उच्चारण स्थान के। इसके तहत एक चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट को देखते हैं, आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्रम संख्या है 10, ये वर्ग भी कह सकते हैं हम, व्यंजन और स्वर हैं ये हमारे। ये उच्चारण स्थान है, कहाँ से बोले जाते हैं, किसी स्थान से, और इनके नाम क्या हैं। तो पहला जो है हमारा ए आ और कै वर्ग। कौन कौन से स्वर हैं हमारे? ए और आ। और कै वर्ग जो हमारे वर्गीय व्यंजन है उनमें कै वर्ग। ठीक है, कै वर्ग के 5। और ये विसर्ग है। ठीक है, जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम कोई भी शब्द लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं अतः लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम अतः। ठीक है, तो ये विसर्ग है। तो ए आ दोनों स्वर हो गए, कै वर्ग के 5 हो गए, और विसर्ग वाले वर्ण जो है। ठीक है, ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। इन्हें बोलते वक्त कंठ का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। प्रयोग तो मुंह का भी होता है, जीभ का भी होता है, लेकिन कंठ से ध्वनि निकलती है इन्हें बोलते वक्त। आप किसी को भी बोलो ए, जब ए बोलेंगे तो हमारे कंठ में ज़्यादा कंपन होगा और कंठ से निकल के आएगी ध्वनि ए आ। ठीक है, कै के आप 5 देख लो, कंठ से बोले जाएंगे, कै, खे, गे, घे, गे। 5 जो है कंठ द्वारा ही बोले जाते हैं। ठीक है, विसर्ग वाला मैंने बता दिया अतः, अतः, तो ये भी कंठ का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इन वर्णों को जो है हम कंठ्य वर्ण कहते हैं, या कंठ्य व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, या कंठ्य स्वर भी होते हैं, इन्हें हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। दूसरा है ई। ई च वर्ग हो गया, य और से। ठीक है, ये तो दोनों स्वर हैं, छोटी ई और बड़ी ई भी कहते हैं हम इन्हें। ई च वर्ग है, च, छ, ज, झ और य। च वर्ग हो गए, य और से। इन वर्णों को बोलते वक्त हम सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारा तालु का किया जाता है। जब हम इन वर्णों को बोलेंगे, ई जब बोलेंगे तो जीभ तालु से टच हो जाएगी, ई। ठीक है, च वर्ग में जीभ जो है तालु से टच होनी ही होनी है। च वर्ग के सारे च, छ, ज, झ और य, 5 जो च वर्ग के 5 वर्ण हैं उनमें जीभ जो है तालु से टच हो रही है। ई और ई बोलते वक्त भी जीभ हमारी तालु से ज़्यादा टच हो रही है। ठीक है, य और श, जब हम श बोलेंगे, ठीक है, श का अलग अलग है, ये ध्यान रखना। 3 स बताए मैंने, ये तो इसे तो हम आम भाषा में घुंडी वाला स भी बोल देते हैं। ठीक है, और एक षटकोण वाला स होता है। ठीक है, और एक जो है सादा जो स होता है वो होता है। 3 स हैं, मैंने यहाँ भी आपको बताए थे
ये घुंडी वाला है, ये षटकोण वाला है और ये नॉर्मल स है। ठीक है, इन्हें उच्चारित जब करेंगे तो जीभ जो है अलग अलग मुंह के अलग अलग स्थानों पे टच होगी। छोटे स में जीभ हमेशा दांत पे टच होती है। ठीक है, और इसमें मैं जैसे अभी हमने देखा श वाला, इसमें जीभ जो है तालू पे टच होती है। तो अलग अलग स्थान है। तो जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी जीभ तालू से ज़्यादा टच होती है, ठीक है, उन्हें हम तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वे वर्ण? ई च वर्ग के पांचों, य और श, ये हैं तालव्य। कंठ है कौन कौन से थे? ए आ क वर्ग के पांचों और विसर्ग वाले वर्ण सारे, ये कंठ्य थे, ये कंठ से बोले जाते हैं। ये तालव्य थे, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, इनका स्थान तालु है। अब नंबर 3 देखते हैं, री ट वर्ग के, रे और श। ठीक है, इन वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ जो है मूर्धा अर्थात मसूड़ों को टच करती है और इन्हें हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इन चार्ट से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चार्ट से मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है, आपको ऑप्शन में मूर्धन्य वर्ण दे देंगे। ठीक है, एक वर्ण उठा के तालु से दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा मूर्धन्य नहीं है या कौन से हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो री ट वर्ग के, ट ठ ड ढ और अणे। ठीक है, रे और श, ये सारे वर्ण जो हैं इन्हें उच्चारित करते वक्त हमारी जो जीभ है वो मूर्धा अर्थात मसूड़ों को टच करती है। देखो, जब हम बोलेंगे री तो दांतों से ऊपर का जो भाग है जीभ वहाँ टच होगी। री, ट के सारे पांचों जो हैं, ट ठ ड ढ और अणे। ठीक है, इन पांचों में भी जीभ हमारी मूर्धा यानी मसूड़ों से टच हो रही है। रे, जब हम रे बोलेंगे ये भी मसूड़ों से टच होगी जीभ। और श, जब हम श बोलेंगे ये भी जीभ मसूड़ों से टच होगी। ठीक है, इस स में जो ये षटकोण वाला स है ये तो है मूर्धा, मसूड़ों द्वारा बोला जाता है, मतलब जीभ जो है मसूड़ों को टच करती है। और घुंडी वाले स में जीभ तालू को टच करती है और जो नॉर्मल स है उसमें जीभ दांत को टच करती है, दांतों को। ठीक है, तो ये जो री ट वर्ग रे और श ये मूर्धा मसूड़ों द्वारा बोले जाते हैं और इन्हें हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। नंबर 4 है त वर्ग, ल और स। त वर्ग के पांचों हमारे ल और स, इन्हें बोलते वक्त जो है जीभ हमारी दांतों से टच होगी ही होगी। ठीक है, और कहीं नहीं होगी। सीधा जैसे ही आप त बोलोगे जीभ दांतों से, त थ द ध। ठीक है ना, और न, इन पांचों में जो है जीभ हमारी जो है दांतों से टच होती है। ल जब हम बोलेंगे जीभ का आगे का भाग जो है दांतों से टच होगा और जब हम स बोलेंगे इसमें भी जीभ हमारी दांतों से टच होगी। तो ये वर्ण जो है ये इनका जो उच्चारण स्थान है दांत है, जीभ दांत से टच होगी जब ही इन्हें बोला जा सकता है, उच्चारित किया जा सकता है। और इन्हें हम दंत्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। उम्मीद करता हूँ ये चारों अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा है ऊ और पे वर्ग। ठीक है, ये छोटा ऊ भी कह देते हैं हम, इसे बड़ा ऊ बोल देते हैं। ठीक है, और पे वर्ग जो ये वर्गीय व्यंजन में पे वर्ग है। ठीक है, ये जो है इन्हें उच्चारित करते वक्त जो है हमारे होठों का यूज होता है और इन्हें उच्चारित करने में उच्चारण स्थान क्या है? होठ है, यानी ओष्ठ भी कहते हैं इसे, और इन्हें हम ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। देखते हैं कैसे उच्चारित करते हैं। जैसे कि ऊ, जब हम ऊ बोलेंगे तो होठों का आकार जो है हमारा वृत्ताकार हो जाएगा, ऊ। ठीक है, तो होठों का प्रयोग किया गया इन्हें बोलने में, इन्हें उच्चारित करने में। पे वर्ग के देखो,
पै, जब पै बोलेंगे दोनों होठ जो हैं आपस में मिलेंगे, पै फै, ये पै वर्ग के पांचों हैं, पै फै बै भै और मैं। पै फै बै भै मैं, पांचों में होठ आपस में टच होते हैं। ऊ और ऊ जब दोनों को बोलेंगे तब भी होठों का प्रयोग किया जाता है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है यानी होठ है और इन्हें हम ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। नंबर 6 देखते हैं, ए और आई, ये हमारे स्वर हैं दोनों, ए और आई। ये जब हम इन दोनों को उच्चारित करेंगे तो इनमें जो है कंठ का भी प्रयोग होगा और तालु का भी प्रयोग होगा, यानी कंठ द्वारा भी उच्चारित किए जाएंगे और जीभ तालु से भी टच होगी। दोनों तरह से जो है इसे बोला जाता है। जब हम बोलेंगे ए, जब ए बोलेंगे तो कंठ का यूज होगा और ए जैसे ही हम कहेंगे ए तो जीभ का जो पीछे का भाग है वो ऊपर तालु से टच हो जाएगा, ए, ठीक है ना। और इसमें आई में भी जीभ तालु से टच होती है। ये कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है इन्हें बोलने में, दोनों ए को बोलने में, और इन्हें हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन से होते हैं कंठ तालव्य, ए और आई, ठीक है। कंठ और तालु द्वारा जो है प्रयोग मतलब उच्चारित किए जाते हैं और इन्हें हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। नंबर 7 है ओ और औ। ओ औ, इनमें भी हम जो है दो तरह से, दो स्थान हैं, उच्चारित स्थान दो हैं ओ और औ में, एक तो कंठ है और एक ओष्ठ है, यानी होठों का भी प्रयोग होगा और कंठ का भी प्रयोग होगा दोनों ओ को बोलने में। जब हम कहेंगे ओ, औ, ओ और औ, दोनों में होठ जो है राउंड सर्कल में आ जाते हैं यानी वृत्ताकार हो जाते हैं और कंठ का प्रयोग करते हैं ओ। जब ओ बोलेंगे तो अंदर यहाँ से कंठ से आवाज़ जो है ध्वनि निकलेगी, ठीक है। तो कंठ और ओष्ठ दोनों से ये उच्चारित किए जाते हैं ओ और औ, ठीक है। और इन्हें कहते हैं कंठोष्ठ्य। क्या कहते हैं, कंठोष्ठ्य, ठीक है। कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठोष्ठ्य, ठीक है। नंबर 8 है वै। इसमें हमारा सिर्फ एक ही वर्ण है वै, और वै को बोलने में जो है हम दंत और ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। किस किस का करते हैं, दांतों का, यानी जीभ दांतों से टच। जब हम कहेंगे वै तो जीभ जो है वै बोलेंगे दांतों से टच होगी। ज़्यादातर जो है जब हम वै बोलते हैं नीचे वाले दांतों से टच होती है जीभ, ठीक है, वै। और जब वै हम बोलेंगे वै तो होठ भी हमारे जो है क्रिया करते हैं, क्रियाशील हो, वै राउंड सर्कल में आ जाते हैं। तो दोनों को मिलके दोनों उच्चारित स्थान है, होठ भी और कंठ दंत भी, ठीक है, दोनों को मिलके जो है वै बोला जाता है। तो वै वर्ण जो है दंत प्लस ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, इन्हें कहते हैं दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, वै, एक ही है ये दंतोष्ठ वै। 9वां देखते हैं हम है जो है हमारा, इसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। अब स्वर यंत्र क्या होता है, स्वर यंत्र वह उच्चारण स्थान होता है जो हमारा कंठ है, और कंठ जो है, और एक होता है हमारा काकल जिसे हम आम बोलचाल में काग बोलते हैं। जैसे ही हम जीभ को, अपनी जीभा को बाहर निकालेंगे तो एक आपको देखा होगा कि छोटा सा होता है वो लटकी हुई अवस्था में, उसे हम काग भी बोल देते हैं, और वैसे वो हिंदी में जो है उसे काकल बोलते हैं। तो काकल और कंठ के बीच से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं स्वर यंत्र। यानी स्वर यंत्र जो है कंठ से ऊपर और काकल से नीचे का जो एरिया है हमारे गर्दन के अंदर या हमारे कंठ से ऊपर, उसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। और इसकी सहायता से सिर्फ एक ही ऐसा वर्ण है जो बोला जाता है में कंठ का यूज नहीं होता, ये स्वर यंत्र का यूज होता है, कंठ से ऊपर और काकल से नीचे का, ठीक है जब हम बोलते हैं, और इसे हम अलीजीभा कहते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, अलीजीभा। अब देखते हैं नंबर 10 अंग। अंग जो है ये तो आप समझ ही गए होंगे, नासिका से बोला जाता है, ठीक है, नासिका का प्रयोग होता है और ये नासिक्य वर्ण कहलाता है।
अंग कौन सा वर्ण है? नासिक्य वर्ण है। तो हमने उच्चारण स्थान देख लिए, 5 प्रकार देखे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये तो 5 सीधे सीधे हैं। फिर इनसे मिलकर बने हैं, जैसे कि हमने देखे पांचों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। फिर क्या हुआ, जैसे ए और आई, कंठ और तालु दोनों उच्चारण से कौन कौन से हैं, कंठ और ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण हैं, दंत और ओष्ठ से कौन कौन से हैं, स्वर यंत्र से कौन से हैं और नासिका से कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से चार्ट समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।